कक्षा में है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में एक अति महत्वपूर्ण अध्याय है जिसे हम योजना के नाम से जानते हैं। अभी कुछ देर पहले भी मैं एक संविधान की कक्षा ले रहा था, उसमें बता रहा था कि हर व्यक्ति योजना बनाता है। योजना क्या है? योजना एक निश्चित कार्य अवधि में जो आप कार्य नीति बनाते हैं उसको हम लोग योजना का नाम देते हैं इकोनॉमिक्स में, प्लानिंग। हर व्यक्ति, हर समाज, हर परिवार, प्रत्येक देश योजना बनाता है। हालांकि सबसे पहले योजना बनाने की शुरुआत रूस सोवियत संघ जो पहले था वहां से होती है। क्या हुआ जी, तुम उस पर इतना न छेड़छाड़ करते हो, ठीक है? अरे फोटो खींचे हुए सानू, उसको दे मंगवा लो, उसी अनुसार सेट कर दो, क्या दिक्कत है? योजना, इसको हिंदी में एक दूसरा वर्ड भी है, नियोजन। परीक्षा में कभी नियोजन दे दे तो घबरा मत जाना कि पढ़ के गए योजना दे दिया नियोजन, कि भारत में नियोजन की शुरुआत कब से हुई। अब तुम कंफ्यूज कर गए, हम तो पढ़ के आए थे योजना, यहां देख रहा हूं नियोजन। अंग्रेजी में एक ही शब्द होगा और वह है प्लानिंग। फिलहाल तो थोड़ा सा योजना की दास्तां बता दूं जो दर्द भरे हुए नहीं है। सोवियत संघ से इसकी शुरुआत होती है। आप लोग को एक दिन बताया था, पहले तो यूएसएसआर से क्या होती है इसको हम लोग हिंदी में सोवियत संघ कहते थे, अब रूस हो गया। सोवियत संघ गोर्बाचोव एक राष्ट्रपति थे, 1990-91 में बने थे, और उन्हीं के ग्लासनोस्त और पेस्टोरिका नीति के पृष्ठभूमि में सोवियत संघ का विघटन हो गया 15 देशों में। 3 बाल्टिक गणराज्य CIS का सदस्य नहीं बना, 12 देशों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसका मुख्यालय रखा मिन्स्क। और मिन्स्क किसकी राजधानी है? बेलारूस की। किसकी राजधानी है? बेलारूस की। एक समय का यह बहुत प्रसिद्ध प्रश्न हुआ करता था जब CIS का गठन हुआ था, और इसमें कुल 12 सदस्य रहते थे, अभी भी है। मूल में आ जाइए तो सोवियत संघ का तो खैर विघटन हो गया, लेकिन 1929 में आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि सोवियत संघ में 2 बार क्रांति हुई। एक बार मार्च 1905 की क्रांति है, कोई इतिहास पढ़ा होगा IA BA में या मैट्रिक 8वां-9वां में भी, विश्व इतिहास में आपको ये सब तथ्यों का विवरणी है। मैं तो हर स्तर की किताब देखता हूँ, हर बोर्ड की भी किताब देखता हूँ, तमिलनाडु बोर्ड की भी किताब देखता हूँ, राजस्थानी बोर्ड का भी किताब देखता हूँ, और सब किताब रखता भी हूँ। कई किताब तो पब्लिकेशन हाउस ही दे देता है गिफ्ट में आकर के कि सर जैसा किताब देख लिया जाएगा, किस स्तर की किताब है, वगैरह वगैरह वगैरह। कई पब्लिकेशन हाउस तो अप्रोच भी करता है कि सर किताब लिख दिया जाए। हम कहे सांस लेने की फुर्सत है नहीं तुम्हारी, मैं किताब कहाँ से लिख पाऊंगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सोवियत संघ में 2 क्रांति हुई। एक क्रांति हुई 1905 में और एक क्रांति हुई 1917 में। 1917 की क्रांति बड़ी इंपॉर्टेंट क्रांति है, इसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। इसको किस क्रांति के नाम से जानते हैं? बोल्शेविक। लेनिन का नाम सुना होगा, लेनिन इस क्रांति का प्रणेता था। कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, ठीक है कि नहीं? ये इस क्रांति का दर्शन तैयार करने में इन सब की भूमिका रही। सर्वहारा वर्ग केंद्र बिंदु में रहे। सर्वहारा मतलब मजदूर और किसान। हम लोग किस वर्ग में आते हैं? कुलीन वर्ग में आते हैं। सर्वहारा वर्ग वह होता है जो श्रम प्रधान काम करता है, ठीक है, जो श्रमिक होते हैं, कृषि मजदूर होते, कृषक मजदूर होते हैं, उसको हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और वर्ग संघर्ष के माध्यम से समानता लाना है। हम लोग की व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था है।
हम लोग की व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था नहीं है, कम्युनिस्ट पैटर्न हम लोग क्या नहीं है, साम्यवादी व्यवस्था नहीं है। साम्यवादी व्यवस्था में जो समानता लाई जाती है, साम्यवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष, और समाजवादी व्यवस्था में जो, सुनो लिखो नहीं, हर चीजें लिखी नहीं जाती है, समझी जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो समानता लाई जाती है वो योजना के माध्यम से लाई जाती है, प्लानिंग के माध्यम से लाई जाती है। ये क्या है, गरीबी हटाओ योजना। ये क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये क्या है, प्रधानमंत्री एलपीजी योजना। ये क्या है, मतलब डिफरेंट योजना हम लोग लाते हैं और योजना के माध्यम से हम समानता लाने का प्रयास करते हैं। अभी एक रिपोर्ट भी देखे होंगे कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। गरीबी रेखा का क्या मतलब है, गरीबी रेखा का मतलब है कि न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त हो जाना। यदि नहीं प्राप्त हुआ तो गरीबी रेखा के नीचे। न्यूनतम सुविधा में क्या आती है, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारी योजना का प्रथम उद्देश्य है संसाधनों का आकलन करना और संसाधनों का आकलन करके और फिर देश की सामाजिक आर्थिक समानता लाने के दिशा में प्रयास करना। उसी सामाजिक आर्थिक असमानता में हमारी क्या आ जाती है, उसी सामाजिक आर्थिक असमानता में हमारी गरीबी आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है। ये सब जब दूर होगा तो समानता अपने आप आएगी। एक सतत विकास लक्ष्य है यूनाइटेड नेशन का 2015 का, जिसे 2030 में प्राप्त करना है। उसका पहला भी यही है, जीरो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, ठीक है कि नहीं। तो ये जो जीरो पॉवर्टी जीरो हंगर है, ये सबसे पहले है। सबसे पहले मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, सबसे पहले मनुष्य को भूख की आवश्यकता, भूख को दूर करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक भूखे को दर्शन मत पिलाओ कि शिक्षा का क्या महत्व है, एक भूखे को पहले रोटी की व्यवस्था करो, उसके बाद बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य जो फैक्टर हैं उसके विषय में आप बताइए। लेकिन पहला काम क्या है, पहला काम है रोटी। पहला काम है, रोटी मिलता है गेहूं से, गेहूं रोटी की, हालांकि आजकल मल्टीग्रेन भी आपका आटा आ गया है, ठीक है कि नहीं। रोटी में गेहूं में ग्लाइमेमिक एसिड ज्यादा होती है और उसके कारण लोगों का जो मधुमेह की बीमारी है उसकी संख्या बढ़ गई है और उसके शुगर लेवल को भी बढ़ा देता है। खैर अभी हम लोग शुगर लेवल पे नहीं है, हम लोग अभी हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो हम लोग की जो व्यवस्था है वो क्या है, समाजवादी। योजना के माध्यम से हम लोग क्या ला रहे हैं, समानता ला रहे हैं। धीरे धीरे पहले के दौर में आप देखेंगे, मैं अभी कुछ दिन पहले अपने मामा गांव गया, जहां मेरे सामने वाले मामा के घर, चूंकि मामा गांव में सब मामा ही होता है, तो मामा की नाना, तो सामने वाले घर में जहां बैल और भैंस बांधा जाता था, वहां मोटरसाइकिल और 4 चक्का आ गया। बैल और भैंस क्या हो गया, गायब हो गया। हम लोग बल दे रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, ठीक है, कार्बनिक खेती पर, जैविक खेती पर, जीरो खेती पर। लेकिन उसका जो मूल तत्व है, जीरो खेती क्या है या कार्बनिक खेती क्या है, आपका नन सिंथेटिक खेती, नन केमिकल फर्टिलाइजर खेती। नन केमिकल फर्टिलाइजर में सबसे पहले तो गोबर का ही महत्व है। और गोबर कौन देगा, मनुष्य। तुम्हारा तो गुड़ गोबर है, ठीक है, नीचे से भी ऊपर से भी तुम गुड़ गोबर है। खैर मूल में आ जाओ, तो गोबर जो देगा वो कौन देगा, भैंस। पहले देखते होगे गांव घर में, जब से एलपीजी योजना आई, उसके बाद उज्ज्वला योजना आई तो खत्म हो गया। पहले महिलाएं, यदि कोई गाय या भैंस चलता रहता था तो महिलाएं उसके पीछे पीछे चलती थी। क्यों, क्योंकि कुछ ही देर के बाद उनको इतना अनुभव रहता था कि अब यह गोबर देने वाला है, और गोबर चुनती थी, गोबर को इकट्ठा करती थी, ठीक है कि नहीं। अब ये कर रहा है, वास्तव में सर पकड़ लिए, ठीक है। हम हर जगह रहे हैं, एकदम रिमोट एरिया में भी रहे हैं। यह और बात है कि 2-4 दिन नहीं रहे हैं, लेकिन समय व्यतीत करने का हमको अवसर हर जगह मिला है। आइलैंड में भी, और तुम्हारा जो वो किरतपुर का जो 4 नदी पार करके जो जाने वाला इलाका है वहां भी। खैर मूल में आ जाइए। तो अब वहां पर जब मैं गया तो लोगों ने कहा कि सर आजादी के बाद पहला इतना बड़ा अधिकारी आया है। जब मैं अपने वीडियो सीओ सबको ले गया और कहा कि जब हम लोग को पहुंचने में इतनी कठिनाई है
जबकि सारे साधन है, तो जो आम जनता है उसको क्या क्या कठिनाई हो सकती है। ठीक है, इसलिए सारी योजना चलिए उसी गांव में दी जाएगी और तत्क्षण त्वरित गति से दी जाएगी। खैर उसका सहयोग मिला और काम किया गया। लोगों ने 3 जगह हम लोग को नाश्ता कराया, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, जो भी गांव में रहे 3 जगह हलवा। चूंकि गांव का नाश्ता बड़ा आज भी वही है, हलवा, भुजिया और पूरी कचौड़ी। ठीक है कि नहीं, कोई आदमी यदि जाता है महत्वपूर्ण तो उसको यही खा नाश्ता कराया जाता है। ठीक है, एक कचौड़ी, भुजिया और हलवा। चाय तो खैर दूध की कमी नहीं है तो चाय वाय तो चलता ही रहता है। तो वहां पर मैंने उस जगह पे में मैं गया जो सहरसा बॉर्डर पे है दरभंगा जिला में, लेकिन सहरसा बॉर्डर वहां से जो है सो 4-5 किलोमीटर ही, 2-3-4 किलोमीटर ही की दूरी पर है। उस जगह भी गया और आइलैंड में भी गया। सभी जगहों को मैंने नजदीक से देखा, सभी जगह के जीवन की कठिनाइयों को भी देखा है। ठीक है, पहाड़ों में तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया कि ये दोनों व्यवस्था के बीच में अंतर समझें। यहाँ जो हम लाते हैं योजना के माध्यम से, यहाँ भी योजना है, ऐसा नहीं कि साम्यवादी व्यवस्था में योजना नहीं होती है, लेकिन यहाँ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लाते हैं और वहां हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से नहीं लाते। वहां लाल क्रांति, जिसके पास अधिक भूमि है उस पर लाल झंडा गाड़ो, कब्जा कर लो। ठीक है कि नहीं, हम लोग के यहाँ है भूमि सुधार। सरकार जो है, आप लोग को जानकारी में है ही, सभी लोगों को, 1-2-5 लोगों को यदि छोड़ दिया जाए तो पहली बार अनुसूची जो नए जोड़े गए थे वो 9वां अनुसूची था, और 9वें अनुसूची में महत्वपूर्ण बिंदु को हम न्यायिक समीक्षा से बाहर कर देते। उसी कड़ी में हमने पहला संविधान संशोधन 1951 में लाया था, उसका संबंध था भूमि सुधार से। तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से भूमि में सुधार के लिए काम किए। खैर मूल में आइए, तो मैंने आपसे बताया कि योजना की शुरुआत रूस से हुई। 1929 में विश्व आर्थिक मंदी हुई, जिसकी शुरुआत हुई अमेरिका के न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट से। हमारे यहाँ दलाल स्ट्रीट है बॉम्बे में। ये भी पूछता है कि बॉम्बे का दलाल स्ट्रीट का संबंध किससे है आपकी परीक्षा में, तो किससे है, तो शेयर मार्केट से है। अब वहां क्या है, वॉल स्ट्रीट है। हम लोग के यहाँ क्या है, दलाल स्ट्रीट है। स्ट्रीट ये है न्यूयॉर्क में और दलाल स्ट्रीट है ये है बंबई में। अब बंबई नहीं है, मुंबई है, अक्खा मुंबई। ठीक है, और ध्यान से सुनो, तो वॉल स्ट्रीट से इस आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। विश्व के सभी देश प्रभावित हो गए, लेकिन रूस, सोवियत संघ पूर्व का, वो प्रभावित नहीं हुआ। उस समय कांग्रेस के भीतर समाजवादी धारा भी थी। जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, मीनू मशानी, ये सब ऐसी लीडर्स थी जो कांग्रेस के भीतर रहकर समाजवादी धारा से जुड़ी हुई थी। पहले कांग्रेस का प्रश्न यह नहीं होता था कि समानता लाना है, कांग्रेस का प्रश्न होता था कि सिविल सेवा का भारतीयकरण करना है। ठीक है कि नहीं, बजट में भारतीयों की भूमिका हो, इस तरह के प्रश्न होते थे। यह कभी नहीं आरंभिक दौर में उदारवादियों के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि भूमि सुधार को लागू करो। ठीक है कि नहीं, लेकिन जो मांग की जाती थी वो मिडिल क्लास से जुड़े हुए ही मांग थी। सिविल सेवा के भारतीयकरण से लाभ किसको होता, भारतीयकरण का लाभ उसको होता जो मध्यम वर्ग, जिसके पास शिक्षा आ गया था, जिसके पास अंग्रेजी शिक्षा मैकाले की 1835 के प्रस्ताव के आलोक में प्राप्त हो गई थी। वो वही मैकाले हैं जिन्होंने हमारी जो दंड संहिता है उसको तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वो वही मैकाले हैं कि जिनके द्वारा जो ये दंड संहिता आईपीसी सीआरपीसी जो तैयार किया गया भारतीय न्याय संहिता के रूप में 1 जुलाई 2024 से हम लागू करेंगे। उसकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। रोज पेपर में देखते होंगे कि डीजीपी साहब ने पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया, ठीक है, या संबोधन किया। इन सब चीजों को देखो, ठीक है कि नहीं, कौन सा बड़ा अधिकारी क्या कहा, उससे भी बहुत सारे जो तुम्हारे दिव्य दृष्टि है उसका विकास होगा। मूल में आइए, मूल यह है कि जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ये नेता जो भारतीय नेता थे, ये लोग प्रभावित थे समाजवाद योजना से। तो सबसे पहले
1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शन में और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी। हालांकि उसके पहले विश्वेश्वरैया साहब का नाम सुना होगा, इंजीनियर थे। कहा भी जाता था कि इंजीनियर बनो तो विश्वेश्वरैया की तरह बनो। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज को तैयार करने में उनकी भूमिका है, जो आज भी देखो, आज का ब्रिज देखो कि निर्माणाधीन पुल गिरा, नदी ने अपने आप में उसको समाहित कर लिया, अब चिल्पा मच गया। केंद्रीय परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये मेरा पुल नहीं है, ये किसका पुल है? राज्य सरकार का पुल है। राज्य सरकार के मुखिया चुप कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। जिम्मेवारी लेने के पहले कोई पॉलिटिकल जो जिम्मेवारी ले, हम लोग के यहाँ तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, उसके पहले तीन इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जाता है जो उससे संबंधित है। पहला का जो काम किया गया अच्छा किया गया, लेकिन ये पुल गिरता क्यों है, ऐसी स्थिति पैदा क्यों होती है, हम इस पर गहन रूप से विचार करने। ठीक है, सस्पेंड कीजिए जो काम नहीं किया, गलत काम किया, उल्टा पुल्टा किया, लोगों की जान माल की सुरक्षा करने में, क्योंकि हम लोग के देश में आप जन्म लेने के बाद राज्य के हैं, ठीक है कि नहीं। आपको जीने का अधिकार है, आपको जीने नहीं का अधिकार नहीं है। आप कहिए कि हम अब जीना नहीं चाहते हैं, पुलिस तुरंत अरेस्ट कर लेगी, पुलिस आपको गिरफ्त में ले लेगी, ठीक है कि नहीं। बात समझा। हमारे यहाँ जीने का अधिकार है। हम लोग के यहाँ किसका अधिकार है? जीने का अधिकार है। ये नहीं कि हम लोग के यहाँ ऊपर जाने का अधिकार दिया गया है, ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। ये सब कभी किसी के ख्याल में, ये सब तो कायर लोगों का काम है। अरे जो कुछ भी है, जो संघर्ष है, जो चुनौतियां हैं, वो कहाँ है? कहा भी जाता है ना कि भगवान जो है सो दुर्गम स्थल पे क्यों रहते हैं? भगवान दुर्गम स्थल पे रहते हैं कि जब तुम नीचे से पहाड़ों में थक करके ऊपर जाओगे और जब ईश्वर का साक्षात दर्शन होगा, उस समय जो तुमको असीम आनंद की प्राप्ति होती है, तो उसी तरह से जितना बड़ा संघर्ष होगा, जितनी गहरी अंधकार रहेगी, उसकी सुबह उतनी स्पष्ट होती है, ठीक है कि नहीं। तुम देख लो, गहरी अंधेरी रात में एक दिन पूरी रात जग कर देख लो। मेरा स्टेटस तो देखते ही हो 2 बजे रात में उठ करके, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक दिन तुम स्टेटस मेरा देखना छोड़ करके तुम क्या देखो, रात भर पढ़ो और देखो कि अंधेरी रात के बाद जो सुबह होती है कितनी स्पष्ट सुबह होती है, और तब सो जाओ। सर लक्ष्य कौन आएगा तब? जिस दिन छुट्टी उट्टी रहे उस दिन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आशा है समझ रहे होगे। मूल बिंदु पे आ जाइए। सर जब से लक्ष्य ज्वाइन किए, रात में उठने का जो हम लोग का रोमांच था वो खत्म हो गया। अच्छा हुआ, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु क्या है? परीक्षा के दृष्टि से भी ठीक नहीं होता। कई लड़के को मैंने देखा कि परीक्षा भवन में गड़बड़ा गया। क्यों? तो नींद के अभाव में, ठीक है, क्योंकि आदत रह गई 2 बजे वाली, और परीक्षा में जाना है तुमको उठ करके 4 बजे 5 बजे, तुम सो नहीं पाए तो 5-7 क्वेश्चन क्या होता है, 10 क्वेश्चन नर्वस का शिकार हो गए। तो इसलिए परीक्षा के दिन खूब जम के सो लेना चाहिए। दिन भर खूब मेहनत कर लो और शाम 8-9 बजे सो जाओ एकदम, ठीक है कि नहीं। ठास भोजन करो और उस दिन चाप निद्रा करो। 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ऐसे भी ईश्वर को याद करोगे तो सफलता मिलेगी ही। कठोर श्रम इसके बाद तो जारी हो ही जाता है। मूल में आ जाइए। तो 1934 में विश्वेश्वरैया साहब ने प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखा। फर्स्ट नियोजन की पुस्तक वही थी। उसके बाद बॉम्बे प्लान आया 1940 के दशक में, ठीक है। आद्रेसी ईरानी ने बॉम्बे प्लान दिया, जिसमें कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए अध्यक्ष संरचना का निर्माण जरूरी है। अब तो तुम लोग सब आदमी समझ गए होंगे कि अध्यक्ष संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। अध्यक्ष संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 भाग होते हैं। एक होता है सोशल, सामाजिक अध्यक्ष संरचना, एक होता है आर्थिक अध्यक्ष संरचना। आर्थिक अध्यक्ष संरचना क्या है? आर्थिक अध्यक्ष संरचना में 8 सेक्टर आते हैं। ये एनर्जी से लेकर, स्टील से लेकर, सीमेंट से लेकर गैस तक आता है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन। ये सब किस में आ जाता है? सामाजिक अध्यक्ष संरचना में आ जाती है। तो अध्यक्ष संरचना के विकास से ही देश का विकास संभव है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। अब तुम देखो कि वेस्ट इंडीज का स्टेडियम देख लो, इंडिया का स्टेडियम नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्रिकेट स्टेडियम देख लो, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम अहमदाबाद में है। उसका अध्यक्ष संरचना देखो, इसका अध्यक्ष संरचना देखो। यहाँ सब कुछ मैकेनाइज्ड है। अब वहाँ त्रिपाल भी लेके जाता है तो 10 आदमी लेकर जाता है,
अभी वो अविकसित है, हम लोग क्या हैं, विकसित। जबकि वो आईसीसी टूर्नामेंट करा रहा है, आईसीसी मानक का परिचय देना चाहिए, ठीक है कि नहीं। हमारे पाकिस्तान मीडिया बेचारा बड़ा दुखी है, हल्ला कर रहा है कि आईसीसी ने भारत के लिए 2 नियम बनाया है, अलग पिच तैयार किया है, जैसे लगता है कि इंग्लैंड दूसरे पिच पे खेल रहा है, भारत दूसरे पिच पे खेल रहा है, ठीक है कि नहीं। जैसे लगता है, वो तो अच्छा हुआ कि इंडिया टॉस हार गया, नहीं तो कहता है ये भी सेटिंग है ना, वो है ना, नाचे ना आए तो अंगना टेढ़। अपनी कमियों को देखिए कि तुम ऐसे व्यक्ति हो कि 13 गेंद में 21 रन नहीं बना सके। हमारा प्लेयर ऐसा है कि 3 गेंद में 13 रन बनाकर भी मैच जीत जाता है। और 6 बॉल में रिंकू सिंह आईपीएल में 35 की कितना रन बनाया था, 36 रन बनाया था। 6 गेंद में 6 छक्का मार दिया, 5 छक्का मारा था। हाँ, तो जो भी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग का प्लेयर ऐसा है कि हारा हुआ भी मैच, ये ऐसा है कि जीता हुआ भी मैच। तब कहेगा आईसीसी जो है सो भारत के पक्ष में है, पैसे वाले हैं भारत, टेक्नोलॉजी है भारत के पास, पैसे हैं भारत के पास, मोदी है भारत के पास। अब और कोई बहाना नहीं है, तो मोदी के डर से आईसीसी नियम बनाता है। देखो, ऐसा ऐसा आरोप लगता है बेचारे मोदी साहब पे, लेकिन बड़ा धैर्यशील आदमी है, चुपचाप सबका बात सुनते रहते हैं। आगे लिखो क्या है। अब मैं बताया आपको कि आजादी के पहले की योजना की दास्तान थी, आजादी के बाद क्या हुआ, एक सर्वोदय योजना बना, और सर्वोदय योजना के तहत 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से। इसलिए संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था जो भी होगी उसमें संविधान के आर्टिकल्स का क्या होगा, यूज होगा। जैसे वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, किस आर्टिकल में है, 280। भंग आया है सुबह में, 280 बोला था, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो 280, ठीक है, ये संवैधानिक संस्था। अंतर्राज्यीय परिषद 262, 263। अंतर्राज्यीय जल न्यायाधिकरण 262, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कहने का मतलब समझ में आ गई ना, क्या समझ में आ गई, ये सब जिसमें आर्टिकल का उल्लेख हो जाए वो संवैधानिक संस्था, और जिसमें आर्टिकल का उल्लेख नहीं है, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से हमने योजना आयोग का गठन किया। लेकिन योजना आयोग में हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को जगह नहीं दी। बाद में यह भी हुआ कि राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, फिर लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या मतलब है। तो इसी कड़ी में 6 अगस्त 1952 को उसका भी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से एक और संगठन बना, राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों की भागीदारी दी गई। सबसे पहले अनुमोदन, योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद ही करता था, और अंतिम स्वीकृति भारतीय संसद के द्वारा दी जाती थी। लेकिन 2014 योजना आयोग के अंतिम वर्ष थे, उसकी जगह नीति आयोग ने ले लिया और पूरी संस्था को ही प्रोफेशनलाइज कर दिया। पहले कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते थे। कैबिनेट मंत्री वही सदस्य होते थे जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली होते थे, ठीक है कि नहीं। और हम लोग के देश में अब तो कुछ कैबिनेट मंत्री सब अच्छा बनता है। एस जयशंकर आईएफएस ऑफिसर थे और वो विदेश मंत्री हैं। आपके अश्विनी वैष्णोई जो रेलवे मंत्री हैं वो आईएएस ऑफिसर थे। आरके सिंह हार गए, ऊर्जा मंत्री थे, वो आईएएस ऑफिसर थे। मतलब पढ़े लिखे लोग अब राजनीति में आते हैं और उस पायदान तक पहुंचते हैं। पहले तो हमारा कैबिनेट मंत्री तो कितने बड़े जमात का वो नेता है, किस जाति का बड़ा नेता है, उसके आधार पे वो कैबिनेट मंत्री बनता था और उसका वो सदस्य बनता था। इसलिए बैठक में सोते हुए पाए जाते थे। और आज के बैठक में आप देखिएगा तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष एक डायरी और कलम लेके बैठते हैं, और जो भी सदस्य या जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यदि कोई बात बोलते हैं तो नोट करते रहते हैं उसको। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये चेंज आया योजना आयोग और नीति आयोग में। नीति आयोग अब थिंक टैंक के रूप में काम करता है, उसके विषय में भी बताएंगे समस्त जानकारी। इसी क्रम में ये योजना का विकास का क्रम है जिसको आप लोगों ने देखा। दूसरा भाग आपको पढ़ना है योजना के विकास में कि 12 योजना बनाई है। अब तक देश में 12 योजना, 2017 के बाद योजना नहीं बनाई गई। और अब नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स तैयार किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग तैयार किया जाता है। ये और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग का अर्थ होता है कि नाम से ही स्पष्ट है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग लॉन्ग टर्म, माने हम 15 वर्षों में निरक्षरता को दूर कर देंगे,
हम 15 वर्षों में गरीबी को दूर कर देंगे। मतलब इस तरह के जो आपके प्लान का जो अंतिम बिंदु है उसको तय किया जाता है और उस दिशा में प्रयास शुरू की जाती है। तो ये हमारा उद्देश्य है आज का योजना का, उस समय की योजना का। उस समय पंचवर्षीय योजना चलाई जाती थी, अब पंचवर्षीय योजना हमारे राज्य में नहीं चलाए जाते हैं, हमारे देश में नहीं चलाए जाते हैं। अब चलता है पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो नीति आयोग के द्वारा होती है। ठीक है, उसी में आपको मैंने कहा एक दिन की पोर्टल पढ़िए, ऐप पढ़िए, इंडेक्स पढ़िए। आजकल देखते हो कि बड़े राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में केरल नंबर 1 है, डिजिटल साक्षरता में केरल नंबर 1 है। ठीक है, नीति आयोग विभिन्न इंडेक्स जब भी जारी करे नोट करो कि शीर्ष राज्यों में कौन है, बड़े राज्यों में शीर्ष कौन है, सबसे पीछे कौन है। छोटे 3 आधार पर उसका इंडेक्स होता है। एक होता है बड़े राज्यों के कॉन्टेक्स्ट में, तो बड़े राज्यों के कॉन्टेक्स्ट में टॉप और बॉटम तैयार कर लो। एक होता है छोटे राज्यों के संदर्भ में, उसका टॉप बॉटम तैयार कर लो। और तीसरा होता है पहाड़ी राज्य, जो विशेष राज्य का दर्जा 11 विशेष राज्य का जो दर्जा मैंने दिया है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे टॉप है और सबसे बॉटम है। और इस तरह से तुम याद करके रखोगे तो तुम्हारा इकोनॉमिक्स भी तैयार, करेंट भी तैयार और विविधा भी तैयार। बताए हैं करेंट और विविधा का पहले का आज से 20 साल, हम तो 23 साल से यहां पर हैं, ठीक है कि नहीं। पहले का विविधा क्या होता था, आज का विविधा क्या हो गया, जमीन आसमान का विविधा में अंतर हो गया। आज का विविधा करेंट 1 साल 2 साल पहले का जो करेंट है पहला है वही क्या हो गया, आज का विविधा हो गया है। ठीक है, तो आशा करता हूं, देखो अभी एक क्वेश्चन किसी कमीशन ने पूछा था कि 104 सैटेलाइट हम किस लॉन्च व्हीकल से छोड़े थे, और ये 2018 में मैंने पढ़ाया था, और ऐसा विश्व के किसी देश ने नहीं किया। ये विविधा है कि PSLV C-37 के द्वारा हमने 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया और 2018-17 में लॉन्च किया था। 2018 में वो विविधा हो गया, 2017 में वो करेंट था, और विश्व का एकमात्र देश है जो एक ही दिन में 100 से अधिक सैटेलाइट को लॉन्च किया। और वो क्वेश्चन 2024 में इस महीना में जो एक परीक्षा हुई है, महत्वपूर्ण परीक्षा हुई है गजेटेड ऑफिसर की, उस परीक्षा में वो पूछा गया। समझ जाओ, 6 साल के बाद वो विविधा पूछा गया। तो आज का जो विविधा है वो जस्ट डिफरेंट टाइप का हो गया। मूल बिंदु पे आइए, तो हम लोग 12 योजना को कैसे देखेंगे, अवधि, पहला योजना का अवधि, दूसरा योजना का अवधि से 12 योजना की अवधि। दूसरा केंद्र बिंदु में क्या है, पहले योजना के केंद्र बिंदु में क्या था और 12वीं योजना के केंद्र बिंदु में क्या है। तीसरा मॉडल कार, कौन मॉडल कार, जिसके मॉडल कार महत्वपूर्ण होंगे। जैसे पहले मॉडल कार थे हेराल्ड होमर, दूसरे के थे महालोनविस। तो जिसके जो मॉडल कार महत्वपूर्ण है उसको याद करना है। और लास्ट में अभियुक्ति होती है कि महत्वपूर्ण बातें कि पहली योजना कब से कब तक बनी, 51 से 56 तक बनी, याद रखिएगा 51 से 56 तक बनी। लेकिन पहला वित्त आयोग 52 से 57 तक था। कौन अध्यक्ष थे पहले वित्त आयोग के, उस दिन क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं 2-4-10 दिन पहले, केसी नियोगी। अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगहिया। अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगहिया, जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी है, अभी चर्चा में भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय भी चर्चा में था। उसके विषय में मैंने बताया भी था कि कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई और बख्तियार खिलजी के द्वारा इसका विध्वंस किया गया। यहाँ महायानी बौद्ध धर्म के महायानी शाखा की पढ़ाई होती थी। कहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में। इसको भी ध्यान रखना। हमारे बिहार में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की ब्रजायन शाखा की पढ़ाई होती थी, तंत्र मंत्र। उसकी मुख्य देवी थी तारा, ओम फट स्वाहा। उसमें मंत्र तंत्र पर अधिक बल दिया जाता था। जबकि बौद्ध धर्म का उदय का कारण ही यही था कि ब्राह्मण धर्म के आडंबर का विरोध करना। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के आडंबर में क्या है, यज्ञवाद है, पुरोहितवाद है, कर्मकांडवाद है। ठीक है, उससे भी आज भी हमारा समाज क्या है, अभिशप्त है। विशेषकर उस बिंदु पे कि जो व्यक्ति सक्षम नहीं है समाज का, और उसका अंतिम संस्कार का भोज उसका जमीन बेचवा करके, बेटा से जमीन बेचवा करके पूरा गांव खाता है और हंसता रहता है। इस तरह की पद्धति तो बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए कि हाँ ठीक है, कोई बहुत उम्र का व्यक्ति मरा तो उसमें भोज हो, चलो ये
ठीक है, लेकिन कोई जवान आदमी भी चला जाता है, उसका भी लोग भोज खाने के लिए आतुर रहता है। ये हमको समझ में नहीं आती है कि ये कैसी व्यवस्था है। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि हम लोग योजना को इसी रूप में देखने का प्रयास करेंगे। ये था कहानी, ये था क्या, टेलर। अब क्या देखोगे, फिल्म। तो लिखो फिल्म। फिल्म नहीं, फिल्म नहीं लिखना है, ये लिख रही है फिल्म। लिखो योजना। योजना। योजना एक निश्चित वर्ष में, एक निश्चित वर्ष में, एक निश्चित वर्ष में कार्यनीति है, वर्क पॉलिसी, कार्यनीति है। एक निश्चित वर्ष में कार्यनीति है, एक निश्चित वर्ष में कार्यनीति है, जिसका उल्लेख भारत के किस सूची में किया गया है, समवर्ती। वेरी गुड। जिसका उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है, कनकरेंट लिस्ट में किया गया है। जिसका उल्लेख या जिसकी चर्चा कनकरेंट लिस्ट में किया गया है। कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची का क्या मतलब है कि योजना दोनों बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। देखते भी होंगे कि एक ही योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है। ठीक है, तो दोनों राज्य, मतलब केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकता है, अपने अपने संसाधनों के आधार पर योजना बना सकता है। केंद्र जो योजना बनाएगा उसमें राज्यों से अंशदान लेगा। तीन आधार होती है, एक तो होती है कि 100% केंद्र दे देता है पैसा। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 6,000 में 6,000 रुपया कौन देता है, केंद्र देती है। तो उसका मेगा शो भी होता है। इस बार बनारस से मेगा शो हुआ है, 17वां किस्त जारी किया गया है, तो बनारस से जारी किया गया है। ठीक है कि नहीं, ये भी आपका करेंट है। तो ये इसमें 100% पैसा कौन देता है, केंद्र देता है। कुछ योजना होती है जो केंद्र और राज्य के बीच अंशदान 75, दो तरह का होता है, 75-25 होता है या 60-40 होता है। अधिकांशतः 60-40 पे ही चलता है। तो या गरीब राज्य है तो वहां पर कुछ उसके साथ रियायत बढ़ती जाती है। फिलहाल तो यह ध्यान रखना है। और तीसरा योजना होती है कि ये तो है ही, एक और योजना चलती है 90-10 का। ठीक है कि नहीं, आजकल 90-10 भी है। केंद्र सरकार के पास कई पिछड़ा राज्य कहता है कि हम लोग को 40% देने का पैसा नहीं है, तो फिर वो राज्य योजना चल नहीं पाती है, तो कुछ कृपा कीजिए। नीति आयोग में यह प्रश्न उठता है, तो कुछ योजना 90-10 पे भी चलती है। फिलहाल जब भी कोई योजना चले तो ध्यान रखो कि यह किस मॉडल मोड में चल रहा है, 90-10, 75-25, 60-40। ठीक है, या 100%। तो ऐसे ही याद रह जाता है कि 100% जब भी होगा तो केंद्र सरकार रिमोट से अपना संचालित कर देगा, जो कर रहा है। कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संबंध किससे, कंप्लीट, पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है। फिलहाल याद रखिए कि कनकरेंट योजना, कनकरेंट सूची में है कौन, योजना। योजना क्या है समझ में आ गई, किस सूची में है समझ में आ गई। अब योजना का विकास किस देश से हुआ, तो लिखेंगे योजना का विकास, आरंभिक विकास, योजना का आरंभिक विकास, योजना का आरंभिक विकास, योजना का आरंभिक विकास सोवियत संघ से हुआ। सोवियत संघ से हुआ। योजना का आरंभिक विकास सोवियत संघ से हुआ। भारत में योजना की पहली पुस्तक, भारत में योजना की पहली पुस्तक विश्वेश्वरैया के द्वारा
विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में लिखी गई। विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में लिखी गई, जिसका नाम था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान लिख दे क्या? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, पहली पुस्तक थी। एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा कि फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन है? सर तो लिखावे नहीं किए, दिमागे नहीं है तो क्या करोगे? ठीक है कि नहीं? ये कहेगी कि सर कहाँ लिखाए थे सर, कॉपी में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा बच्ची। ठीक है, कि फर्स्ट पुस्तक जिसने लिखा वही ना बाप होगा। बाप कौन होगा? जो पहला पुस्तक लिखा। ये विश्व का योजना का बाप कौन होगा? सोवियत संघ। इंडिया में बाप कौन होगा? नाम के स्तर पे पूछ रहा है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, विश्वेश्वरैया। ठीक है कि नहीं? तो किस पे टिक लगाओगे? ठीक है कि नहीं? हर बातें लिखाई नहीं जाती है, कुछ बातें परसेप्शन के आधार पे तुम उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है कि नहीं? हम तो ठीक है, पूछा गया प्रश्न है फिर चर्चा कर दी है, लेकिन वो बातें ही काफी है अपने आप में कि पहली पुस्तक विश्वेश्वरैया ने लिखी, जो प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया के रूप में जानी गई। इसीलिए प्लानिंग के जनक कौन कहलाएंगे? विश्वेश्वरैया कहलाएंगे। अब लिखो 1938 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट, 1938 ईस्वी में, 1938 में, 1938 ईस्वी में देखो, योजना को दो भाग में बांट के देख रहे हैं। एक परिचय, तो ये परिचय का भाग है, और दूसरा भाग है जो प्लानिंग है उसका केंद्र बिंदु, उसकी अवधि, उसका मॉडल कार, उसकी अभिव्यक्ति, वो अलग भाग है। पहला भाग, पहले अधिकांश प्रश्न आजकल पहले भाग से ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए पहले भाग पर ही अच्छे से याद कर लो। जिसको याद है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं उसका रिवीजन हो रहा है, जिसका नहीं याद है उसको याद करो। लिखेंगे 1938 में, अंडरलाइन करो 1938, 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति, राष्ट्रीय आयोजन समिति, राष्ट्रीय आयोजन समिति, राष्ट्रीय योजना समिति, या राष्ट्रीय क्या, फिर देखो राष्ट्रीय आयोजन समिति लिख लिए तो योजना क्या लिखते हो? राष्ट्रीय आयोजन, सर कहे थे नियोजन, हो गया आयोजन, बात एक ही है। राष्ट्रीय नियोजन समिति सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शन में, 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 मार्गदर्शन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, 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 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई, बनाई गई। तो सर याद क्या रखे? याद तो दोनों रखना है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे तो पहले अंडरलाइन करो। जवाहरलाल नेहरू ही तुम याद करके रख लो, वही अपने आप में क्या हो जाएगा। तब जब जवाहरलाल नेहरू याद हो जाए तब सुभाष चंद्र बोस के, तब सुभाष चंद्र बोस के, लेकिन पहले किसको याद रखना है? पहले किसको याद रखना है? जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है। ठीक है कि नहीं? कब? कौन सी संस्था? राष्ट्रीय योजना समिति, या राष्ट्रीय नियोजन समिति, या राष्ट्रीय आयोजन समिति, अंग्रेजी में नेशनल प्लानिंग कमिटी। समिति है, कमिटी होगा। ठीक है कि नहीं? कमिटी का स्पेलिंग
ऐसा बोला कि हम तो बेहोश हो गए। डबल ई, यही तुम कमिटी का स्पेलिंग पढ़ता है, वेरी गुड। रुको, मास्टर साहब को हम कहते हैं कि रोज ही लोग से 10 तो स्पेलिंग पूछिए, पहले कक्षा की शुरुआत स्पेलिंग से कीजिए। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि कमिटी, नेशनल कमिटी बट किसके अध्यक्षता में बनी? जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। इसको याद करके रखना है। आपकी परीक्षा में इंग्लिश वगैरह में कमीशन, कमिटी, ये सब कमिश्नर, ये सब का स्पेलिंग पूछा भी जाता है। 2-3 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्पेलिंग को जरूर ध्यान रखो, पेपर पढ़ोगे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग जीके की कक्षा में है। और 1938 जवाहरलाल नेहरू नेशनल प्लानिंग कमेटी को देखें, राष्ट्रीय योजना समिति को देखें, उसको ध्यान रखिए। इसके बाद आता है 1940 का दशक, और 1940 के दशक में आता है बॉम्बे प्लान, बॉम्बे योजना। ये बॉम्बे योजना पहली बार इस बात पे बल दिया कि अद्य संरचना यदि विकास करना है तो अद्य संरचना बनाना होगा, सड़क, बिजली, सीमेंट। उस समय 1940 के दशक में, आज ना आपके पास 2 सड़क हो गई तो तीसरे सड़क कहते हैं सर इधर से भी बना देते तो ज्यादा अच्छा रहता, ये नहीं उधर से भी बना देते तो ज्यादा अच्छा रहता। जबकि एक समय था कि हमारे पास सड़क काफी संकीर्ण होती थी। दरभंगा से पटना हम लोग सिंगल वे में भी जाते थे, और दरभंगा से पटना जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे, आज से 20 साल पहले। ठीक है कि नहीं? और आज दरभंगा से पटना जाने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं सुबह के सत्र में। तो कितना बदलाव आ गया है। 6 घंटे में हम राज्य के मुख्यालय किसी भी क्षेत्र से 6 घंटे में पहुंच सकते हैं, इक्के दुक्के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दो तो आज विकास का ये आलम है कि हम यहां तक पहुंचे किस आधार पे? सड़कों के आधार पे। पहले बिजली हम लोग देखते थे, आज से 10-15 साल 18 साल पहले, कि बिजली जो आती थी झलक दिखला जाती थी और फिर चली जाती थी, बाय बाय करके चली जाती थी। फिर सुबह के सत्र में जब उठने का समय होता था तब आती थी, झलक दिखलाती थी, फिर चली जाती थी। और आज बिजली कभी कभी जाती है, गांव से लेकर कभी कभी तो कई गांव ऐसा है कि शहर से ज्यादा उसको बिजली मिल रहा है। ठीक है कि नहीं? तो आदमी को जब वो सुविधाएं प्राप्त होने लगती है तो उसके महत्व को नहीं समझता है। घर का भोजन देखते हो, अब बाहर रहते होगे, अपने से धुकु धुकु बनाने पड़ते होंगे, तो वो भात दाल चोखा में कितना टेस्ट आता है। घर पे 13 तरीका का मिलता था तो फिर भी कहते थे म्या स्वाद नहीं छे। अब स्वाद खोज बउआ, अपने बनाई छे तो स्वाद खोज। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि हमने अभी आपको बताया कि 1940 का दशक, बॉम्बे योजना, आद्रेसिर ईरानी। आद्रेसिर तो लिख देंगे, कौन दिया था इस योजना को? बॉम्बे योजना लिखो ना, कौन दिया? आद्रेसी ईरानी। ए ईरानी लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। ए ईरानी, आद्रेसिर ईरानी। आद्रेसिर लिखने में दिक्कत है तो ए ईरानी, ए ईरानी ने दिया और अद्य संरचना पे बल दिया, ने दिया, जिसमें अद्य संरचना पे बल दिया गया। अद्य संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजी में कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। अद्य संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था कि अद्य संरचना के 2 भाग होते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके तहत आता है शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और मनोरंजन। ठीक है? देखते थे पहले मनोरंजन का एक ही साधन होता था, और होता था रामलीला। सालों भर लोग रामलीला का इंतजार करते थे, अब भीड़ लगी रहती थी। कैसा भी रामलीला हो, 25-50 हजार आदमी बैठ करके रामलीला देखता था। या एक सरा हुआ प्रवचन देने वाला नकली संत आ जाए तो उसके पीछे लोग पागल रहते थे। ठीक है कि नहीं? एक दौर वो भी था कि मनोरंजन के एकमात्र साधन थे। उस रामलीला में आप लोग भी भाग लेते थे। कोई रस्सी खींच दिया और गिरा दिया, आपको चोट लगती थी। अब जो अच्छा कलाकार होता था, जो सामने खड़ा है, राम हमेशा अच्छे कलाकार को बनाया जाता था। हनुमान गिर गया, हनुमान हमेशा उदंड को बनाया जाता था।
तो गिर गया हनुमान, रस्सी तुम खींच दिया, गिर गया। अब बेचारा को चोट लग गया। अब लेकिन राम स्थिति संभालते हैं, कहते हैं कि हनुमान तुम आ गए, बताओ मेरी सीता कैसी है। हनुमान कहते हैं सीता गई तेरी तेल बेचने, पहले यह बताओ कि रस्सी किसने खींचा। ठीक है कि नहीं। तो एक दौर वो था मनोरंजन का, एक दौर ये है कि आज तूफानी वाटर पार्क हो गया, मॉल हो गया, सिनेमा हॉल आ गया। अब एक ही में आप मार्केटिंग भी कीजिए, सिनेमा भी देखिए, रेस्टोरेंट में भोजन भी कीजिए, बाहर आ जाइए। तो मनोरंजन के साधन कितने डेवलप हो गए। मैं एक दिन बताया था कि हमारे दोस्त लोग साथ में हम लोग सिनेमा देखने जाते थे, एक बलंट दोस्त को ले जाते थे, अलौकिक टाइप का, ठीक है कि नहीं। अब वो जाता था, पहले सबसे पहले अपना टी शर्ट देता था, ठीक है कि नहीं। टी शर्ट उर शर्ट खोल दिया, एक के बार में घुसता था, अब फिर बाहर आके निकलता था, ले ली है। फिल्म देखते थे हम लोग क्रांति, उन्हें क्रांति फैला करके हम लोग क्रांति देखते थे, ठीक है कि नहीं। तो ये एक दौर था सिनेमा का। आज क्या, आज जाओ ऑनलाइन बुकिंग, कितना लाइफ कितना इजी हो गया पहले के तुलना में। आपके मनोरंजन के साधन भी बदल गए। पहले टीवी पे एक तो बुनियाद सीरियल, पहला सीरियल जी के है बुनियाद सीरियल आता था। आज देखो कि हर इतना चैनल है कि तुम कई सिनेमा बैठ के देख सकते हो, कई न्यूज चैनल दे सकते हो। यदि मैच छूट गया तो पुराना मैच भी बैठ के देख सकते हो। तो मनोरंजन हाईलाइट, हॉट स्टार पे आजकल हाईलाइट आता है। परसों भारत इंग्लैंड मैच था, हम कोशिश किए 12:30 तक, इसके आंख लग गई, आंख लग गई, मैं सो गया। ठीक है, सीता कैसी है यह कहते कहते मैंने सो गया। 2 बजे रात में मेरी नींद खुली, तब तक मैच समाप्त हो गया था। मैं तुरंत गूगल टाइप किया, देखा इंडिया 1। जैसे ही लिखा इंडिया ऊपर में लिखा था, हम समझ गए जीत गया। अब आंख पूरी तरह से खुली भी नहीं थी, तब पूरा खोल करके सोचे अब हाईलाइट देखिए के सोते हैं, ठीक है कि नहीं। हाईलाइट देखे क्या क्या हुआ, क्योंकि हम देखे थे 95 रन तक, उसका 171 बनाया, और उसके बाद उसको देखे कि 100 पर ही पैक हो गया। हम जानते हैं 102 रन पे पैक हुआ, देखा गजब हाल है, ठीक है कि नहीं। अच्छा 103 बनाया, चलो ठीक है। नहीं देखते हो तो और अच्छा करते हो, हालांकि अच्छा नहीं करते हो। कमीशन के छात्र को, कंपटीशन के छात्र को सिनेमा में भी इंटरेस्ट रखो, खेल की दुनिया में भी इंटरेस्ट रखो, हर चीज देखो, ठीक है कि नहीं। हर चीज समझो, समाज की बुराइयों पे भी नजर रखो, समाज के अच्छाइयों पे भी नजर रखो। ये कंपटीशन और कमीशन के छात्र का दृष्टिकोण होना चाहिए। चलो खैर मूल में आ जाइए। तो मूल मैंने बताया, क्या बताया, बम्बे योजना लिख लिया, आद्रेसी ईरानी। अब लिखिए 1944 में, 1944 में एम.एन. राय के नेतृत्व में, एम.एन. राय के नेतृत्व में, एम.एन. राय, मन्ना नारायण राय, सीधे लिखो ना, एम.एन. राय ने पीपुल योजना दी, पीपुल प्लान दिया, पीपुल जन योजना, हिंदी में जन योजना, अंग्रेजी में पीपुल योजना दिया, पीपुल योजना दिया। जबकि श्रीमन नारायण ने, जबकि श्रीमन नारायण ने, जबकि श्रीमन नारायण ने, श्रीमन नारायण ने 1944 में ही गांधी योजना दिया, 1944 में ही गांधी योजना दिया, 1944 में ही गांधी योजना। नाम नहीं सुनी हो गांधी का। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव, राजा राम, बउआ के बाबूजी, सीताराम। आगे लिखिए कहां थे हम लोग, थे रघुपति राघव में थे, हम लोग थे गांधी योजना में। और गांधी योजना में किस पर बल दिया, ग्रामीण विकास पर, ठीक है कि नहीं। और सुन लो, एक न्यू गांधीयन प्लान है, और ये न्यू गांधीयन प्लान यदि दे दिया, डरना नहीं है। न्यू गांधीयन प्लान भी था गांव के विकास से ही जुड़ा हुआ, और उसका नाम था पूरा, उस योजना का नाम था पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एम्यूनिटीज या रूरल एरिया। और यह योजना दिया एपीजे कलाम ने।
इसको हमने कहा न्यू गांधीयन प्लान। गांधी जी ने ग्रामीण विकास पे बल दिया, लेकिन आज के ग्रामीण विकास में सिर्फ जल, सड़क, स्वास्थ्य नहीं है। आज देखते हो, आज एक नया कॉन्सेप्ट है स्मार्ट विलेज। मतलब जो सुविधाएं आप शहर को दे रहे हैं वही सुविधाएं गांव तक भी आप पहुंचाइए। गांव में भी पार्क बनाइए, गांव में भी सोलर लाइट पहुंचाइए। इसलिए गांव में भी आप देखते होंगे कि कई गांव में स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट बेस्ड है। ठीक है, गांव में भी आप मनोरंजन के साधन पहुंचा रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जो सुविधाएं हम शहर को देते हैं वही सुविधाएं हम, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रत्येक गांव में हम मतलब सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की स्थापना करेंगे और 15 से नीचे वर्ग वाले बच्चों को उसकी गुणात्मक शिक्षा पे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे हम बल देंगे। अच्छी बात कहते हैं। यदि वो आते हैं सत्ता में और ऐसा काम कर देते हैं तो इतिहास, बिहार का जो इतिहास है, जो नया इतिहास होगा, उसको बनाने में निश्चित रूप से उनकी बड़ी भूमिका होगी। हालांकि हर व्यक्ति जो निर्माण करता है वो इतिहास में अपना स्थान बनाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग के राज्य में, अन्य राज्यों की भी मैं सरकारी व्यवस्था को नजदीक से मैं देखता हूँ, देखा हूँ, देख भी रहा हूँ। जब भी जाते हैं तो देखते भी हैं कई जगह जा करके। और हम लोग अपने यहाँ के सरकारी व्यवस्था को देखते हैं कि टीचर टाइम पुराने पे बल देते हैं। कैसे 45 मिनट 1 घंटा हो जाए। पहले टीचर, हम लोग को याद था, एक जियाउल हक साहब थे, इंग्लिश के टीचर थे। वो कहते थे, प्रिंसिपल साहब आदित्यनाथ झा थे। ठीक है, नेतरहाट में भी रह चुके थे, इसी जिला स्कूल में, अब जिसका नाम है, पहले था नॉर्थ ब्रुक जिला स्कूल, अब उसका नाम हो गया क्या, कौन सा दास जो भी है, क्या BKD स्कूल हो गया, जिला स्कूल का। वो आदित्य नारायण अपने प्रिंसिपल साहब को कहते थे कि सर हमको 2 क्लास दीजिए। एक क्लास डेंगाने का, डेंगाना मतलब करची लेके आते थे, और डेंगाने का मतलब था कि पूछताछ करके डेंगाते थे। पहले पुष्ट भर पेट डेंगाते थे। 5 तो पकड़ा ही जाता था। 30 बच्चा, 25 बच्चा, 40 बच्चा रहा तो आधा बच्चा तो गायब रहता था जियाउल हक साहब के क्लास में। जो पकड़ा गया उसको पुष्ट डेंगाई होती थी। होम टास्क के नाम पर, याद नहीं किया उसके नाम पर, कल तुम नहीं आया था, पीछे उनको याद रहता था पिछले क्लास में कौन है कौन नहीं, उन्हीं का कुछ गुण हम में भी है। ठीक है कि नहीं, तो याद रखते थे। तो हम तो डेंगाते नहीं है, अब इतना बड़ा बच्चा को क्या डेंगा है। और पुष्ट भरपेट नाश्ता भोजन, उत्तम व्यवस्था उनके क्लास में होता था। और इसका जम के पढ़ाते थे। पहले 1 सवा घंटा जम के अंग्रेजी पढ़ाते थे। इसके बाद पूछताछ करके कहते थे अब जाओ, ठीक है, याद करके आना। बात समझे। इसका दूसरा दिन से तो और आधा बच्चा गायब। बात समझ, उन्हीं की कक्षा में गायब भी हो जाता था। उस एरिया का बच्चा सभी बड़ा बदमाश, सब कबीलपुर, डेहार और लंका टोली का था। और वैसे वैसे बच्चा को पढ़ाना बड़ा कठिन काम था। खैर चलो मूल में आ जाओ। तो वही मैं कहा कि पहले के टीचर 2 क्लास लेते थे। आज के टीचर कहते हैं कि आई हमारा 3 टैब है गली, अब हम नहीं ले सके। प्रिंसिपल साहब माथा पकड़ लेते हैं। 3 क्लास कैसा लिए हैं कि आधा क्लास तो मोबाइले पे बात करते रह गए, आधा क्लास में अटेंडेंस हो गया थोड़ा सा, थोड़ा सा स्टार्ट किया, कहें कि पर हम अब कहीं बाथरूम से, हो गया क्लास खत्म। क्या होगा, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में पहले थोड़ा बच्चा को कोई चैप्टर पढ़ाइए तो टेलर दिखाइए पहले। हालांकि मेरे कई शिष्य टीचर हैं तो कहते हैं कि सर आप ही की तरह पहले हम टेलर दिखाते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, और तब एक एक करके उन चीजों को लिखवाते हैं। और जहां जहां जरूरत होती है एकदम बिल्कुल आप ही के स्टाइल में मैं बताता भी हूँ। ठीक है, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम ये बच्चा थोड़ा सा जागरूक शिक्षक है और समझता है कि शिक्षक के दायित्व क्या है। ठीक है, मास्टर साहब का माथा दर्द है, तबीयत खराब, नहीं आइए, नहीं पढ़ाई, कोई बात नहीं, लेकिन जब पढ़ाइए तो पूरे डेंगा के जियाउल हक स्टाइल में पढ़ाइए, जियाउल हक सर के स्टाइल में, कि पहले अपना हिसाब किताब बरोबर कर लीजिए। अब तो तुम लोग बड़ा हो गया, अब तो कुछ कह नहीं सकते। देखो ना, ऐसे तुम देखता हम किसी दिन बेहोश हो जाएंगे तो समझ जाना हम अंदर से बहुत डरे हुए आदमी रहते हैं, डरपोक हैं, समझा। ऐसा खूंखार अंदाज में देखता है तो देखते रह जाता है। सबसे बड़ी बात तो सो है। ऐसा जब भी इधर हम देखते हैं तो हमको अंदर से हम कांप जाते हैं कि कहीं जगह है कि क्या हुआ। इसलिए नहीं कि इसलिए कि भाई इसका अब मुंह भी खुला रहता है ना, ये भी दिक्कत है।
प्राण किसी भी रास्ते से, आगे लिखो। हाँ हाँ, कोई भी, तुम लोग ही डर जाते हो। अच्छा ठीक है, तुम सबसे पहले क्या करो, अपना बाल कलर करो। हमारे साथ चलो एक दिन, तुम्हारा हम बाल ठीक कराएंगे और चश्मा बदलवाएंगे। ये जो चश्मा तुम 1960 के दशक का विजय आनंद वाला चश्मा पहना है कोरा कागज में, उसी टाइप का ही पहनता रहे। थोड़ा नया स्टाइल लाओ, ठीक है कि नहीं, थोड़ा थ्रिल लाओ। आगे लिखो, कहाँ थे हम लोग। तो मन्ना रायण रूरल डेवलपमेंट हो गया, तो उसको क्यों छोड़ दोगे, नोट में लिखो। एपीजे कलाम ने, एपीजे कलाम का नाम सुने हो ना, मिसाइल मैन थे, राष्ट्रपति भी बने। एपीजे कलाम ने 2003 में 2003 में पूरा योजना दिया, पूरा पूरा, PURA, सुनते क्या हो तब जब मैं बोलता हूं तो, PURA दिया, पूरा योजना दिया। पूरा नाम लिख लो, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरिया, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी या एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी या एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। पूरा, तो पूरा का संबंध किससे है, एपीजे कलाम से। पूरा मॉडल यदि दे दिया, पूरा मॉडल किसने दिया, पूरा मॉडल किसने दिया, छोड़ दो 2003, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा मॉडल याद रखना। और इसका अर्थ से ही तुम पूरा मॉडल निकालोगे, किससे संबंधित है, गांव के विकास से। गांव में क्या, अर्बन सुविधाएं देना। अर्बन सुविधा क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन, सड़क, बिजली, पानी, यही सब होता है, इसको देना। यही आपका पूरा मॉडल का उद्देश्य था। इसको नव गांधीवाद भी, नव गांधी योजना भी कहते हैं। तो लिखेंगे इसे नव गांधी योजना के नाम से भी जानते हैं, इसे नव गांधी योजना के नाम से भी जानते हैं। नव गांधी योजना के नाम से भी जानते हैं, नव गांधी योजना के नाम से भी जानते हैं। किसे, 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 कौन दिया, क्या दिया, क्या है पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन, अब लास्ट लिख लो, सर्वोदय योजना 1950, सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना 1950, देखो ना, सर्वोदय योजना 1950, जयप्रकाश नारायण ने दिया, जयप्रकाश नारायण ने दिया, लोकनायक उनका नाम था टाइटिल में, जयप्रकाश नारायण ने दिया। नोट में लिख दो, सर्वोदय शब्द सबसे पहले गांधी जी ने दिया था। सर्वोदय शब्द, सर्वोदय वर्ड गिवन बाय गांधी जी, सर्वोदय शब्द गांधी जी ने दिया। आपका दृष्टिकोण भी भविष्य में ऐसा ही होना चाहिए, सर्वोदय का दृष्टिकोण। सर्वोदय मतलब सबका उदय करवाइए, जो तेज है उसका भी, जो भूस्खोल है उसका भी। अपने स्तर से अधिकतम प्रयास कर दीजिए, मैक्सिमम एफोर्ट कर दीजिए। उसी तरह से एक शिक्षक का ये गुण हो, एक अधिकारी का भी ये गुण हो कि हम अमीरों के भी हितों का संरक्षण करेंगे और गरीबों के हितों की भी सुरक्षा करेंगे, ठीक है कि नहीं। हमारे लिए सभी नागरिक, ये यहां तक कि गैर नागरिक भी यदि देश में है, उन्हें भी जो अधिकार प्राप्त है उसकी भी हम संरक्षा करेंगे, उसको भी हम सेफ्टी प्रदान करेंगे। ये दृष्टिकोण आपके अंदर होनी चाहिए। मूल बिंदु पे आ जाइए। सर्वोदय योजना किसने दिया, जयप्रकाश नारायण। और सर्वोदय योजना के द्वारा ही सबसे पहले योजना आयोग का गठन किया गया मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से। तो लिखो, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है कि सर्वोदय योजना के द्वारा ही मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, सर्वोदय योजना के द्वारा ही
मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को नियोगी के सुझाव पर, केसी नियोगी के सुझाव पर, केसी नियोगी के सुझाव पर, केसी नियोगी के सुझाव पर योजना आयोग की नींव पड़ी, योजना आयोग की नींव पड़ी, योजना आयोग की नींव पड़ी। 4 शब्द लिखे ना, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर सर्वोदय योजना ने इसके विषय में बताया और सुझाव किसने दिया? नियोगी ने। नेक्स्ट, किसके प्रस्ताव पे? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पे। कितने तारीख को? 15 मार्च। एक समय तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता था यह लाइन, लेकिन अब तो चूंकि नीति आयोग आ गया तो, लेकिन फिर भी अभी भी पूछा जा सकता है। अब विपदा हो गया ये अब इकोनॉमिक्स नहीं रहा, ये विपदा हो गया। और याद रखिएगा कि 15 मार्च 1950 को, और यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी। जब भी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से है, संविधान के किसी अनुच्छेद में, आर्टिकल में चर्चा नहीं है, तो क्या हो गया? ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, गैर संवैधानिक संस्था हो गई, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, गैर संवैधानिक। ये लिखने की जरूरत है, एकदम है, क्योंकि तुम लोग जैसा महान आदमी को मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो लिखो नोट, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। आज न तुमको हुल्ले रे कर रहे हो, महीना दिन के बाद कहां जाएगा ये योजना आयोग, ये भी नहीं याद रहेगा कि योजना पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे सर। ठीक है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। हाँ जी, गैर संवैधानिक संस्था है। अब आइए, इसके एक अध्यक्ष होते थे जो प्रधानमंत्री स्वयं साक्षात श्री श्री 108, तो लिख लो अध्यक्ष, अभी नहीं लिख लेना, श्री श्री 108 अध्यक्ष प्रधानमंत्री, पीएम। ये भी मुस्कुराया, मैं भी मुस्कुराया, आंखों ही आंखों में अपनी बातें मैंने इसे कह दी, ये भी समझ गया, सर झुका लिया। अच्छा है, समझ रहे होगे? हाँ, चलो खैर, कहां थे हम लोग? अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इतना तो लिखने की जरूरत नहीं है, समझ है ना कि पहली महिला अध्यक्ष कौन? तो पहली महिला प्रधानमंत्री जो होंगी वही पहली महिला अध्यक्ष होंगी। क्लियर हुआ? अब आइए, लेकिन मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? उपाध्यक्ष का। आज भी उसी का है। ठीक है, मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी उपाध्यक्ष के थे, तो लिखेंगे मुख्य भूमिका उपाध्यक्ष की होती थी, मुख्य भूमिका उपाध्यक्ष की होती थी, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। सत्य पर विचार करें। आजकल ऐसे भी देता है, कल परसों भी मैं एक क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित पर विचार करें। एक, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। दो, विपक्ष के नेता को कैबिनेट राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब तुम ऊपर विचार कर लिए, सही है दे दिया, सही नहीं है। ए 1, बी 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न 1 न 2। कौन सही नहीं है? गधे का गधे रह गए। हम पूछ रहे हैं सही नहीं है, तो सही नहीं है तो लास्ट वाला 2, विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, कैबिनेट राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मिलता है। अभी लिखे हो ना जी, अब ये गायब। आशा है समझ गए कि क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट होती है। ठीक है कि नहीं? तो कैबिनेट राज्य मंत्री आजकल सही है वो भी देख लो जरा सा, सही नहीं है उसको भी देख लो कि दे क्या रहा है। ऊपर में लिख दिया निम्नलिखित पर विचार करें।
नीचे दे रहा है सही है सही नहीं है, तो सही नहीं है तो दो नहीं है, सही है तो एक ही क्वेश्चन है, आंसर इसका दो है। सही दे दिया तो सही मतलब कि उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, सही है। गलत सही नहीं है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा विपक्ष के नेता को भी प्राप्त होता है, लेकिन चॉइस क्या दिए हैं, कैबिनेट राज्य मंत्री। क्लियर हो गया, आशा है समझ गए। आगे लिखेंगे नेक्स्ट नोट। पहले उपाध्यक्ष, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा थे, जो देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने, 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 जो देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ठीक है, नंदा, गुलजारी लाल नंदा। निंदा भी लिख लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, गुलजारी याद है ना, गुलजार याद है ना, बहुत है। ठीक है कि नहीं। उनको हमेशा चूंकि बढ़िए थे तो हमेशा कार्यवाहक बनाने के लिए कुछ दिनों के लिए ले जाता था सब पकड़ के। 2 बार बने थे, पहली बार तो फिर विदा कर दिया, उनको लगा कि हम प्रधानमंत्री अब रहेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनको विदा कर दिया। ठीक है कि नहीं। अब फिर दूसरी बार फिर सब गया, चच्चा जी प्रणाम उनाम किया, कहा कि समझ गया गुलजारी लाल कि इस बार फिर आ गया है ये सब। लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था, आया सब चच्चा जी करने, कहा कि कुछ भतीजा कुछ नहीं सुनेंगे इस बार हम, पिछले बार तुम लोग ले गया था प्रधानमंत्री बनाने, या कुछ दिन के बाद विदा कर दिया, अब विदा करने कोई नहीं आया था, इस बार तो जाऊंगा नहीं। फिर सब, बूढ़ा आदमी तो मान मनोबल होता है, बूढ़ा बच्चा एक ही व्यवहार होता है, थोड़ा सा उसको पुचकार लोगे तो मान जाता है। ठीक है, तो उसको पुचकारा गया, सम्मान उमान किया गया, चचा जी हम लोग पढ़ के दया कीजिए, सब कहा, फिर ले गए, फिर दोबारा उनको बनाया, फिर उनको विदा कर दिया। ठीक है कि नहीं। तो याद रखिए कि यह नाम ये रोचक तरीके से इसलिए बताते हैं कि थोड़ा सा कुछ फंस जाए दिमाग में, कि गुलजारी लाल नंदा ने गुलजार कर दिया। किसको गुलजार कर दिया, योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनकर गुलजार कर दिया। ओके, ठीक है। अब आइए, इसका काम क्या था। योजना आयोग का काम था कि देश के संसाधनों का आकलन करना। संसाधन में भूमि, जल, वन, खनिज होता है, मानव भी होता है, तो सभी संसाधनों का आकलन करना और देश के सामाजिक आर्थिक समानता के लिए नीति बनाना, यही 2 काम उनका। ठीक है कि नहीं। तो दिखेंगे योजना आयोग के 2 मुख्य काम थे। योजना आयोग के 2 मुख्य काम थे। पहला रिसोर्सेज मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन करना, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन करना। जो भाषा में लिखना है लिख लो, संसाधन प्रबंधन करना। ठीक है, अब तो नहीं ना दिक्कत है जी। हाँ, आया था बेचारा कहना कि सर फिजिक्स में इंग्लिश वर्ड बहुत है। हमारा यार इंग्लिश को लिख लो ना, क्या दिक्कत है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन अंग्रेजी में ही याद रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। मूल चीज होती है कंटेंट। कितना बढ़िया से इंजीनियर हैं, पढ़ाते हैं बेचारे, फिजिक्स उनकी पसंदीदा विषय है, हमारे पास आए कह रहे हैं, हम कहें कि ठीक है आप ट्राई कीजिए। बच्चा सब यदि खुश हो गया तो ठीक है, बच्चा सब खुश हो गया, पढ़ाएं। पहले बीपीएससी में सबसे बढ़िया कक्षा में उनको दिए, जिसमें बच्चा सब थोड़ा ज्यादा मैच्योर्ड है, खुश हो गया। फिर बच्चा सब वाला दिया, हम कहे सो नहीं चलेगा, अंग्रेजी नहीं चलेगा ज्यादा, यहाँ अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी तो बेचारे सीख के आते हैं। लेकिन अब सबसे तुम चाहोगे कि बड़े सर की तरह हर चीज का ट्रांसलेशन कर दें, तो ये संभव है। तो उसमें होगा क्या, उनका फिजिक्स गायब हो जाएगा, इंग्लिश पे आ जाएंगे, हिंदी पे आ जाएंगे। तो इसलिए मूल कंटेंट को समझो। ठीक है,
मूल बिंदु पे आ जाओ। ऐसे भी साइंस जो है वर्ड्स उसका इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, ठीक है कि नहीं? नहीं नहीं तो देखते हो अंग्रेजी में होता है बाइनरी विजन, हिंदी में होता है द्विगुणन विखंडन। बाप रे, कितना कठिन है, ठीक है कि नहीं? तुम लोग दांत का 4 प्रकार पढ़ते होगे, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, कितना आसान है। अब वहां से शुरू, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, अच्छवर्णक। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में कभी याद नहीं किया, लेकिन जब हम तुम्हारे जीवन में आए तो हमको याद करना पड़ा कि प्री मोलर, अग्र चवर्णक। यहां से वहां जाते थे, भुला जाते थे, अग्र चवर्णक, ठीक है कि नहीं? तो है, लेकिन इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर कितना आसान है। हिंदी में तो अब तुमको ये भी नहीं पता होगा कि हम पहला शब्द क्या बोले, कृंतक बोले, और दूसरा रदनक, रौदेगा। पहला कृंतक मतलब काटेगा, काटेगा, हालांकि हिंदी वर्ड से उसका काम पता चल जाता है। कृंतक मतलब काटेगा, रौदनक चवर्णक चबाएगा। बात समझा? ठीक है, अच्छा वर्णक तो हो ही गया, वो भी चबाएगा ही, दोनों का काम एक ही है, चबाने का काम है। आज जितना चबाओगे उसमें किसकी भूमिका होती है? लार की भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? सेलिवा की भूमिका होती है, जो भोजन को निगलने में, भोजन को मीठा बनाता है और भोजन को निगलने में क्या करता है? सहायता देता है। फिलहाल हम बायोलॉजी की कक्षा में नहीं है, इकोनॉमिक्स में है। आगे लिखो, कहाँ थे हम लोग? देखिए, तुम्हारा जब से ब्याह हुआ है रोज आती हो, बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह से तुम लोग सब आदमी ब्याह कर लो, ब्याह करने का रोज आओगे, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पूछो इससे। जब ब्याह नहीं हुआ था तो 2 दिन पढ़ती थी, 2 दिन आराम। और जब से ब्याह हुआ है तब से जीवन का सत्य उसको पता चल गया है कि जीवन का सत्य यथार्थ क्या है, ठीक है। तुमको ब्याह तुम्हारा हुआ नहीं हुआ, कर लो, रोज आओगे। नेक्स्ट, जिसको रोज नहीं, जो रोज नहीं आ पाता है वो निश्चित रूप से मेरे इस सुझाव का पालन कर ले। आगे लिखो। स्वाति, तुम तो ऑलरेडी कर ली हो, तो तुमको क्या, तुम इतना खुशी क्यों? आगे लिखो फिलहाल। क्या थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। जे इंसानियत का क्या? अच्छा, संसाधन, हमको लगा इंसानियत कुछ कह रही है। संसाधन का प्रबंधन करना। और दूसरा नहीं पता, अभी बताए तो थे, सामाजिक आर्थिक समानता पर बल देना। मैंने इस सुबह से तो अभी तक हम 4-5 बार बोल दिए हैं। लिखोगे सामाजिक आर्थिक असमान, सामाजिक आर्थिक समानता पर बल देना, समानता पर बल देना, सामाजिक आर्थिक समानता, इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी पे बल देना। योजना के माध्यम से ही देखते हो सबका टोपी, वस्त्र सज्जा, चश्मा, सब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का है। हम इसको कहते हैं 1960 के दशक का चश्मा है, ये हमको समझता होगा कि नया स्टाइल यही है कि आजकल चलता है ठो, पहले कार्टून सब पहनता था, आजकल गोला वाला चश्मा लड़की सब पहनती है। देखते होगे खूब बड़ा लंबा सा रहता है, मोटा सा, तो वो एकदम कार्टून टाइप का लगता है, लेकिन लेटेस्ट फैशन वही चल रहा है। अब फैशन कहाँ से आता है? कॉन्स फिल्म महोत्सव से आता है, फ्रांस से आता है, ठीक है। वहां पे यदि चश्मा का ई टूटा हुआ रह गया, कोई स्टार पहन लिया, तो अगले बार से इंडिया में एक टूटा हुआ इस टाइप का चश्मा ये हटा रहेगा और यही पहना रहेगा। यदि कोई फिल्म स्टार ऐसे करके पहन लिया तो यही स्टाइल हो गया, और ऐसे करके पहन लिया, आशा है समझ रहे होगे। लिखो आगे। अभी मैं थोड़ी देर के बाद दरभंगा एयरपोर्ट से देश के बाहर जा रहा हूँ, राज्य के बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद तुम लोग मेरा स्टेटस पे देखना, गूगल सुगल लगा, लिखो ना आगे। देख रहा है, फिर खतरनाक तरीके से देख रहा है। लिखो आगे, कहाँ थे हम लोग? तो सामाजिक आर्थिक समानता पर, सामाजिक आर्थिक समानता पर बल देना। कौन बल देगा? तो योजना आयोग तो अब खत्म गया, लेकिन ये 2 काम उसका याद रखना। आगे लिखो। योजना आयोग का अनुमोदन देने के लिए, ऐसे लिखो ना। नेक्स्ट पॉइंट, योजना आयोग का, योजना का अनुमोदन देने के लिए, अनुमोदन मतलब रिकमेंडेशन, इसका भी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट। योजना का अनुमोदन देने के लिए
योजना का अनुमोदन देने के लिए एवं राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एवं राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए नियोगी समिति के अनुशंसा पर ही नियोगी समिति के अनुशंसा पर ही नियोगी समिति के अनुशंसा पे अंडरलाइन करो। नियोगी समिति के अनुशंसा पर ही नियोगी समिति के अनुशंसा पर ही मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 को गहरी अंधेरी रात में, क्या इसको लिखोगे? हद करता है, चौंक जाता है। ऐसे ही मैंने कह दिया जगाने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखे? 6 अगस्त 1952 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे, जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ऐसे लिख लो, जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष योजना आयोग के ही होते थे। 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 लेकिन इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते थे। लेकिन एनडीसी में, राष्ट्रीय विकास परिषद का इंग्लिश नेम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनडीसी। तो लिखेंगे एनडीसी में, माने राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे। यह संस्था योजना को अंतिम रूप देता था। यह संस्था, कौन संस्था? यह संस्था योजना को अंतिम रूप देता था। ठीक है, कौन देता था? एनडीसी देता था। तुम लोग से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ठीक है। निम्नलिखित में से नन फेडरल सिस्टम या गैर संघीय, हिंदी में लिखते हैं गैर संघीय व्यवस्था के उदाहरण नहीं है। ए, तुम लोग का स्तर में है तो हल्का चॉइस देते हैं, बड़े स्तर में 1 2 3 4 करके देते हैं। ए, अंतरराज्यीय परिषद। बी, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सी, वित्त आयोग। डी योजना आयोग। ई, इनमें से एक से अधिक
या कोई नहीं? कौन बताएगा? एक्सप्लेनेशन देना होगा, हुल्ले रे नहीं, वो नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना होगा। कौन बताए एक से अधिक? इधर आइए, इधर आइए ना, ललित बाबू इधर आइए, बताइए, यहां पर खड़ा होकर बताइए कि सर मैंने एकदम स्मार्ट तरीके से, सर मैंने ई पर उत्तर इसलिए मारा इनमें से एक से अधिक क्योंकि, हाँ, बताओ। हाँ, ये सब नहीं देखो, तुम घबरा रहे हो, इधर के इधर देख रही है, समझो सब बेवकूफ। तुम अपना, हाँ सर आपने जो उदाहरण दिया है उसमें 5 विकल्प आपने सर दिया है, उसमें 2 विकल्प ऐसा है जो गैर संघीय का उदाहरण प्रतीत होता है सर। इसमें पहला कौन? अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, मैंने तुम्हारे अनुसार है बी और डी, बहुत अच्छा। जितना जल्दी हो पीछे जाके खड़े हो जाओ, बैठना नहीं है, खड़े रहना। और कौन बताएंगे? अच्छा, तुम बताओगे, खड़ा हो। वित्त आयोग और योजना आयोग, वेरी गुड। कैसे? राइट। संघीय व्यवस्था का मतलब यही होता है कि राज्य की भागीदारी, और वित्त आयोग में राज्य की भागीदारी नहीं है, योजना आयोग में राज्य की भागीदारी नहीं है। अभी लिखे थे ना कि राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, और ये सारी व्यवस्था में अंतर्राज्यीय परिषद में राज्य और केंद्र, एनडीसी में राज्य की भागीदारी रहती ही है, और ये दोनों में राज्य की भागीदारी नहीं है। इसीलिए वेरी गुड, इसके सम्मान में ताली बजा दीजिए। बैठो, क्योंकि इसने एक्सप्लेनेशन भी ठीक दिया और उत्तर भी ठीक दिया। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से आंसर ठीक, माने परीक्षा में पास, लेकिन हमारा परीक्षा में तो उसका विवेचना करना होगा। बैठो, वेरी गुड। चलिए, आपने प्रयास तो किया, तुक्का तुम्हारा अच्छा तुक्का था, तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सही। हमेशा याद रखिए कि संघीय व्यवस्था में राज्य की भागीदारी, स्टेट पार्टिसिपेशन मस्ट है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति नियुक्ति देते हैं, एक अध्यक्ष और जो 4 सदस्य होते हैं उनको, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होते हैं उनको सदस्यता देते हैं, और उसमें राज्य के मुख्यमंत्री की कहीं कोई भागीदारी नहीं होती। हालांकि संवैधानिक तरीके से केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करता है। वित्त आयोग का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि संवैधानिक तरीके से केंद्र और राज्य के बीच जो केंद्र का संसाधन है उसके बीच बंटवारा करता है। और यह याद रखिएगा, अभी तो मैं चर्चा कर रहा था, ये एक संवैधानिक संस्था है और राज्य की भागीदारी नहीं है। योजना आयोग में तो अभी आपने लिखा ही कि इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 4, 5, 6 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, और वो कैबिनेट, इसीलिए राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमने क्या दिया, हमने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को बनाया। यही ना था? तो आशा है समझ में आ गई। फेडरल सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो नोट में लिख दो संघीय व्यवस्था, एक कॉन्सेप्ट लिख लो, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था में लिखेंगे ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य की भागीदारी, ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिसमें राज्य की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, उसको क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था। नोट में लिख दो, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा है। नोट नंबर 2, लाल कलम से नोट लिखिए। अनुच्छेद 280 में, आर्टिकल 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा है।
नोट नंबर 3, अभी हम वित्त आयोग नहीं पढ़ा रहे, केवल चॉइस दिए हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं। नोट नंबर 3, अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा, अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट काउंसिल अंग्रेजी में उसको कहते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा। अरे गिरजा नहीं आया है क्या? अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा, अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा अनुच्छेद 263 में, आर्टिकल 263 में। ठीक है, चलिए 263, 280 ये दोनों आर्टिकल तैयार हो गए। भविष्य में इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन अन्य बातों में देंगे। फिलहाल तो अभी हम परिचर्चा कर रहे थे किसका? परिचय, योजना आयोग का परिचय। और योजना आयोग के परिचय में लास्ट बिंदु है कि पहली योजना 1951 में बनाई गई और अंतिम 1951 से 1956 बनाई गई, और अंतिम योजना 2012 से 12वीं योजना 2012 से 2017 में बनाई गई। इसके साथ ही मेरा भाग 1 परिचय समाप्त होता है। तो लिखेंगे पहली योजना 1951 से 1956 के बीच बनाई गई। पहली योजना 1951 से 1956 के बीच बनाई गई, जबकि अंतिम योजना जबकि अंतिम योजना 2012 से 2017 के बीच बनाई है। बनाई गई अंतिम योजना कहां से बनाई गई? पैराग्राफ चेंज करो, लिखेगा अति महत्वपूर्ण है कि 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को एक जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह योजना आयोग की जगह योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने लिया। नीति आयोग ने लिया, लेकिन याद रहे, सुन लीजिए, वो योजना आयोग सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित नहीं था, लेकिन यह जो नीति आयोग है वो सहकारी, यहां पर योजना आयोग की जगह नीति आयोग दे देते हैं तो आंसर फिर चेंज हो जाता, तो आंसर सिर्फ एक हो जाता, वित्त आयोग। सुन लीजिए, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? शिवाकर। तो शिवानंद की शिवाकर। तो समझ गए, यहां पे यदि नीति आयोग दे देते तो आंसर तुम्हारा क्या होता? क्योंकि नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना से अभिप्रेरित होकर स्थापित किया गया। राज्य की भी हिस्सेदारी है इसमें, किसकी? नीति आयोग में। तो आशा है समझ गए। तो लिखेंगे, क्या लिखे हैं? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने लिया, जो सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से अभिप्रेरित है, भावना से ज्यादा भावना पे ध्यान मत दो विवेक बाबू, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। भावना से अभिप्रेरित है, ठीक है, और यह अधिकतम शासन माने मैक्सिमम गवर्नेंस, अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार, मिनिमम गवर्नमेंट, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना पर बल देता है। मिनिमम
मिनिमम शासन की परिकल्पना पर बल देता है। मिनिमम सरकार, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार की परिकल्पना पर, कॉन्सेप्ट पर बल देता है। परिकल्पना लिखो या कॉन्सेप्ट लिखो, लेकिन लिखो, पर बल देता है। तो दो मुख्य चीज है इसमें, सहकारी संघवाद, दूसरा अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार। और दो मुख्य तत्व हैं, एक है टीम इंडिया, ये टीम इंडिया हब की तरह काम करेगा, और दूसरा ज्ञान और नव अन्वेष पर बल देगा। नव अन्वेष मतलब नवाचार पे बल देगा, हर चीज में नवाचार को खोजने का प्रयास करेगा, जिससे हमारा देश विकसित देश हो सके। जो भारत का सपना है कि 2047 में हम विकसित देश की श्रेणी में खड़े होंगे, जहां जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, ये दो चीज मेन है। जीरो पॉवर्टी होगा तो स्वाभाविक है कि बेरोजगारी भी न्यूनतम रहेगी, गरीबी जब कम रहेगी, न्यूनतम रहेगी, जीरो हो जाएगी, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, विकसित होने के लिए पहली शर्त यही होती है, तब इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो अनंत है। आप सड़क बना दिए 2 लेन, 4 लेन, 8 लेन, अब कहेगा कि साइकिल के लिए अलग बनाइए 1 लेन, जो उत्तर प्रदेश में बनाया गया। पहला राज्य है इस पैदल चलने का अधिकार, पंजाब। ठीक है कि नहीं, ये सब करेंट के इश्यूज हैं। फिर जब साइकिल लाइन बन जाएगा तो पैदल लाइन बनाइए, क्योंकि पैदल वाले को टहलने में चलने में दिक्कत होती है। जब पैदल वाला बना लीजिए तो मॉर्निंग वॉक लाइन बनाइए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में पैदल जो चलता है वो तेज गति से चलता है, और जो मॉर्निंग वॉक में वो कभी कभी ठहर भी जाता है। तो एक वो तो विकास क्या है, अनंत है। उसके एक रोड के माध्यम से मैंने बताया कि पहला काम का पहले क्या होता था, ऊर्जा पहुंचा दो, बिजली। पहला हमने सिद्राबोंग में बिजली प्लांट बनाया, दार्जिलिंग के पास। ठीक है कि नहीं, पहला। एक समय आया कि हमने आजादी के बाद तय किया कि हर घर तक हम बिजली पहुंचाएंगे। ठीक है कि नहीं, सौभाग्य योजना के माध्यम से अब जाकर हम लगभग प्रत्येक घर तक हम बिजली पहुंचा दिए हैं। अब आया बिजली की सुरक्षा। बिजली की सुरक्षा में क्या आ गया कि बिजली क्वालिटी प्रधान हो, जगह जगह तार और ठीक करे, तो अब पहले की तुलना में हम लोग का वो सब भी ठीक हुआ। इसके बाद आया कि बिजली हम लोग अधिकतम दें। पहले आया 12 घंटा, पहले घोषणा पत्र में आता था 12 घंटा बिजली देंगे, 16 घंटा बिजली देंगे, 18, अब आता है 24 घंटा बिजली देंगे। अब इस बार बिजली, स्वच्छ बिजली का कॉन्सेप्ट आ गया। तो स्वच्छ बिजली क्या हो गया, ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी क्या हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, टाइडल ऊर्जा। ठीक है कि नहीं। कल एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी के साथ, जो मेरे बड़े मित्र हैं, बड़े भाई की तरह हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो बता रहे थे कि गन्ना का अब प्राइमरी फंक्शन खत्म हो गया, चीनी बनाने का। अब तो चीनी को हतोत्साहित करते हैं, चीनी कम से कम खाइए, इस पर हम लोग बल देते हैं। अब गन्ना का उपयोग हम लोग प्राइमरी रूप में क्या कर रहे हैं, फ्यूल के रूप में, इथेनॉल के साथ। ठीक है कि नहीं। तो आज गन्ना का उपयोग बदल रहा है। तो कहने का मतलब है वही जो मैंने कहा, ग्रीन इथेनॉल, बायो इथेनॉल, ग्रीन एनर्जी, स्वच्छ एनर्जी। तो ऊर्जा का कैसे कैसे, पहले क्या होता है कि पहले हम पहुंचाते हैं, हम थर्मल एनर्जी बेस, प्रदूषण फैल रहा है तो फैलने दो, लेकिन पहले ऊर्जा हम हर घर तक बिजली पहुंचा दे, बिजली के घर में भी बिजली पहुंचा दे। पहले होता था नाम गांव में बिजुलिया देवी, बिजली कुमारी। अब बिजली कुमारी अंधेरे में रहती थी। सरस्वती देवी मूर्ख, लक्ष्मी देवी निर्धन। नहीं, तो मतलब एक थे, एक रहता था लोहा सिंह कमजोर, आता है समझ रहे होगे। गरीबदास अमीर। गरीबदास, एक गांव में मैं गया, सबसे बड़ा मकान गरीबदास का था। पूछे कि ये क्या करता है, तो सर ये बम्बई में नौकरी करे छे। क्या नाम है, तो गरीबदास के। देखो क्या बढ़िया। अमीर सिंह का नाम, अमीर सिंह का काम गरीबी वाला, गरीबदास अमीर। तो हम लोग के देश में उल्टा पुल्टा रहता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। सरस्वतिया देवी, मूल में आ जाइए, बात समझिए। आलोकित, क्या नाम है इसका, आलोकित कुमार। इसको प्रकाश लाना चाहिए तो ये अंधेरे में रहता है। आगे लिखो, तुम्हारा क्या नाम है, विवेक। काम इसका उल्टा, अविवेकशील काम करता है। विवेक केवल क्रिकेट के मैदान में दिखाता है। आज किसका मुकाबला है,
पूरा याद होगा इसको। कहाँ है जी, मैच कहाँ हो रहा है, भुला गया है का, ठीक है, ये भुला गया है, कहाँ हो रहा है सो भुला गया, ठीक है। एक हेलो हेलो हेलो, राम राम। वो रिटायर कर गए हैं, चौधरी साहब रिटायर कर गए। हाँ हेलो, हाँ बताइए ना। हाँ तो रिटायर कर गए ना, दूसरे साहब आ गए हैं। हाँ सोमवार को, मंगलवार को हमको फोन कीजिएगा, नंबर दे देंगे, बात कर लीजिए। रिटायर कर रिटायर कर गए, सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, मंगलवार को दे देंगे, अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, मंगलवार को ले लीजिए। कहाँ थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे, हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। कहाँ पे थे, और नीति आयोग, तो फिर लिखे नीति आयोग के दो मूल तत्व है, नीति आयोग के दो मूल तत्व है। पहला टीम इंडिया हब, टीम इंडिया हब, टीम इंडिया हब, आजकल नया कॉन्सेप्ट है हब, टीम इंडिया हब, ठीक है। दूसरा ज्ञान और नव अन्वेष हब, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, अंग्रेजी में लिखो ना, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, या ज्ञान और नवाचार हब। नव अन्वेष लिखने में दिक्कत है तो नवाचार लिखिए, नवाचार लिखने में दिक्कत है तो इनोवेशन लिखिए, नहीं लेकिन लिखिए जरूर। क्या लिखिए, इनोवेशन और नॉलेज हब, ये दो तत्व है। अब आइए इसका संगठन, लास्ट लिख लो। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और एक उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं, और एक उपाध्यक्ष होते हैं, और एक उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त होते हैं, जो प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त होते हैं। तो याद रखिएगा, यदि पूछेगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, ए राष्ट्रपति, अभी न मार रहे हैं प्रधानमंत्री, ए राष्ट्रपति, दो मंत्री परिषद, तीन प्रधानमंत्री, डी इनमें से एक से अधिक, गया नहीं। तो इनमें से एक से अधिक पर टिक नहीं लगा दीजिएगा, किस पर टिक लगाइएगा, प्रधानमंत्री पर। इसको अंडरलाइन करो, घेर लो, घेर लो। जितना महत्वपूर्ण पद है, अधिकतर पदों पे राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इस पर कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। अब सुनो, एक और लाइन लिखना है इस कक्षा के लिए। एक संचालन परिषद होता है इसमें, और उस संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो लिखेंगे इस आयोग में एक संचालन परिषद होता है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल होते हैं। संचालन परिषद में कौन होते हैं, हाँ, और केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश के, केंद्र शासित प्रदेश के, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल होते हैं। तो आशा समझ में आ गई। पूछेगा
कि नीति आयोग में, सुन लीजिए, नीति आयोग में संचालन परिषद में होता है एक, सभी कैबिनेट मंत्री, दो, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, तीन, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल। ए एक सही है, बी एक दो सही है, सी एक दो तीन सही है, डी दो तीन सही है। दो और तीन सही है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, तो आज ना परीक्षा जब दोगे 6 महीना 10 महीना 1 साल 2 साल जैसा जिसका जो टाइम पीरियड है, उसके बाद तो ये कहाँ जाएगा संचालन परिषद इस रूम से बाहर जब निकलोगे। जो ही वही याद रख, जो याद रख लिया वो पास, जो याद नहीं रखा, इसलिए बराबर कहते हैं कॉपी कम से कम कमांड रहना चाहिए। जब भी ये बात मैं कहता हूं तो आप इसको समझिए कि हम कोई भी नई चीज को जो पढ़े उससे बढ़िया एक बार कॉपी पहले पढ़ के एकदम कमांड, और जब कॉपी तुम्हारा घंटा 2 घंटा में रिवाइज हो जाए, पूरी कॉपी 12-13 अध्याय की 2 घंटा में रिवाइज कर लो, तो समझो तुम्हारा कमांड वाला कॉपी है। और जब उसमें वक्त लग रहा है 2 दिन 3 दिन में रिवाइज करो, तो समझो अभी कमांड नहीं हुआ है। और वो तुम्हारा काम है, अरे सप्ताह 10 दिन में 15 दिन में 1 दिन तो छुट्टी दी ही जाती है, सप्ताह में हो ही जाता है। अब मान लिया किसी बकरीद आ गया, तो बकरीद में दिया गया तो कोई तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है कि हम बुध को कहे तो बुध को दे देंगे। हमको जब मन करेगा उस दिन तुमको हम 1 दिन अवकाश दे देंगे, उस दिन आराम करना, सोना, रात में जागना, दिन भर सोना, अपनी जिंदगी जीना, गाना उना सुनना, खाना उना जम के खाना, नहाना लेट से, मालिश उलिश करवाना, मतलब पेपर पढ़ना तो अंगड़ाई लेकर पेपर पढ़ना, मतलब पूरा ऐश करना। वो कंप्लीट डे पढ़ाई को फर्स्ट हाफ मत दो, फर्स्ट हाफ ऐश करो, ऐश, ठीक है। तभी जिंदगी के प्रति क्या रहेगा आनंद। नहीं तो तुमको 10 दिन के बाद लगेगा क्या जिंदगी, सुबह उठना, जाना, मास्टरबा का बकवास सुनना, नहीं फिर आना पढ़ना है, सर बार बार कहते पढ़ना है पढ़ना है। अपने तो पढ़ते नहीं थे, अपने कहते थे कि हम तो ग्रेजुएशन तक सिनेमा देखते थे, आज हम लोग को कहते हैं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। बात समझा? तो आशा है समझ रहे होगे। तुमको फिर लगेगा कि जीवन के प्रति जो वितृष्णा उत्पन्न होगी तो उससे अच्छा है, ठीक है कि नहीं, कि 1 दिन अपनी जिंदगी जी लो। जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, एक सिनेमा देखे थे ना, दिलवालिए दुल्हनिया ले जाएंगे, नहीं, भाग सिमरन भाग, जी ले अपनी जिंदगी। तो जी ले अपनी, आगे लिखो, कहानी था खत्म हो गया, डूब गया उसमें। सर उसमें सिमरन को कहा गया था ना, हम लोग को कहाँ कहा गया था। आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग। हो गया, संचालन परिषद हो गया। अब सुनो, आए एक सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, और ये सब बदलते रहते हैं, हमेशा याद करना है, करेंट में बताते भी हैं, अभी भी बता देंगे। तो एक सीईओ होते हैं, जो सीईओ की नियुक्ति कौन करता है, भारत सरकार में जो सचिव रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है कि नहीं, और राज्य में वो चीफ सेक्रेटरी रैंक का है। भारत सरकार का जो सचिव होता है वो राज्य में चीफ सेक्रेटरी रैंक का होता है, बड़ा पावरफुल होता है, ठीक है कि नहीं। अभी मैं दिल्ली गया था तो सामना सामना हुआ, एक मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक में था, तो बड़ा खूंखार स्वभाव का होता है, सब हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, ठीक है कि नहीं। मुस्कुराएगा तो फिर पता चल जाएगा कि बहुत टाइट नहीं है। अधिकांशतः अधिकारी तंत्र में इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि जितना आप गंभीर रहिएगा ना, उतना आपका छवि जो है सो सख्त की आएगी, और जब मुस्कुराइएगा ना किसी देख करके, तो आपकी छवि थोड़ा नरम टाइप की रहेगी। तो अभी तुम लोग यहाँ पर हमको देखता है इस टाइप का ना, लेकिन मैं कई जगह एकदम तथा कथित गंभीरता में रहता हूँ। हालांकि मुझे भीतर से बड़ी हंसी आती रहती कि ये नकली जीवन जो मैं जी रहा हूँ, असल जिंदगी तो मैं तुम्हारे साथ जीता हूँ, ठीक है कि नहीं। जहाँ हंसता हूँ, बोलता हूँ, नहीं गाता हूँ, तुम्हारा बकवास भी सुनता हूँ, तुम लोग का बकवास मोबाइल ट्यून भी सुनता हूँ, ठीक है कि नहीं, वगैरह वगैरह, साथ में बीच में उधर से 5 बार ऐसे ऐसे करता रहेगा। ऐसा नहीं कि उठाएगा, वो जाएंगे उधर, हम देख करके उसको वो करते हैं, इग्नोर करते हैं, ऐसे करेगा पहले, फिर करेगा, ऐसे करेगा, बड़े धीरे धीरे उठाता है। ये नहीं कि यदि लगा है तो एक ही बार में कह दो ना कि सर ये कॉन्फिडेंस लाओ, चलो नेक्स्ट लिखेंगे। एक सीईओ होता है, नीति आयोग में एक सीईओ होता है, एक सीईओ होता है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो सचिव रैंक का होता है, जो सचिव रैंक का होता है और जिसकी नियुक्ति और जिसकी नियुक्ति जिसकी नियुक्ति जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। वर्तमान में कौन है? बी आर सुब्रमण्यम है। लिखेंगे वर्तमान में सीईओ बीबी आर सुब्रमण्यम है। बीबी लिखो ना, बीबी, अभी नहीं लिख देना कन्या, कन्या सुब्रमण्यम नहीं लिख देना, बीबी सुब्रमण्यम है, आर हटा दो सीधे, बीबी सुब्रमण्यम है, बीबी सुब्रमण्यम है। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? कौन? अरविंद पड़गैया, सुमन बैरी। तो लिखेंगे वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बैरी, सुमन बैरी। अच्छा, ये है अभी तक का, मैंने 2, 6, 8, 10 जो महीना है, ये सब बदलता रहता है। सुमन बैरी साहब ने 2022 में सत्ता संभाली थी। सुब्रमण्यम साहब ने आज कौन सा महीना? जून 2024, पिछले साल सत्ता संभाली। तो ये सब क्या है? ये सब बदल जाता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा रोने की बात नहीं है, हमेशा अपडेट करते रहो इसको, ठीक है कि नहीं। और ये ऐसा होता है कई बार कि पेपर में बहुत छोटा में आया, गायब हो गया, ठीक है कि नहीं, तो तुम देख भी नहीं पाए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि करेंट का मैगजीन वगैरह में जो होता है, साल में महीना में एक मैगजीन क्लास करते रहो, लेकिन साथ में एक मैगजीन, कोई भी अपनी परीक्षा के दृष्टि से अनुकूल मैगजीन हो। समाचार पत्र, पीआईबी न्यूज और डीडी न्यूज, ये 3-4 ऐसे चैनल है जिसको 3-4 ऐसे आयाम है जिसको तुम जरूर देखो, जिससे तुम्हारा करेंट और मिसलेनियस का पोर्शन जो है स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि सब करेंट और मिसलेनियस एकदम मुफ्त का नंबर है और तुम्हारी क्यूरियोसिटी पे है। जितना क्यूरियस रहोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है कि नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा परिचय क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब परिचय में नीति आयोग जो नवीनतम सूचकांक जारी करता है वो किस में आ जाएगा? करंट में आ जाएगा। तो उसकी जानकारी हम आपको करंट और मिसलेनियस की कक्षा में देंगे। तो आज हमारा परिचय का हिस्सा क्या हो गया? समाप्त हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं और आपको ले चलते हैं करंट की कक्षा में, करंट और मिसलेनियस बिना कोई ब्रेक दिए हुए। क्योंकि मुझे अभी एक फ्लाइट भी पकड़नी है तो मैं केवल शुरुआत कर दूंगा, तो लिखिएगा। मई 2024